गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ठीक है आपका जो शिक्षक भर्ती था उसके संबंध में एक और महत्वपूर्ण नोटिस आई है दोस्तों। ठीक है, विज्ञापन संख्या 27/2023 ठीक है अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स है दोस्तों। मैं ये लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के बाद प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ठीक है आवेदन करते समय क्या लिखा है, आवेदन करते समय वांछित नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय वांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करके उसके मूल प्रत से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। क्या लिखा हुआ है कि आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था ठीक है उसके मूल प्रत से की जाएगी। अगर आप वो जो है वहाँ पे नहीं दिखा पाते हैं ठीक है तो वो क्या हो जाएगी, आपका पात्रता और परीक्षा फल दोनों क्या हो जाएगी, स्वतः रद्द हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। कहने का मतलब जो आपने अपलोड किया था ठीक है फॉर्म भरते समय कागज़ या दस्तावेज उसको डाउनलोड करना है। उस पर जो बीपीएससी का ठीक है उसका क्या लगा रहेगा, उसका एक वाटर मार्क भी लगा रहेगा। ठीक है, डाउनलोड करेंगे जब उसमें तो रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटर मार्क उसमें अंकित रहेगा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, 27/2023 का। ठीक है, जो पहले के वाटर मार्क से भिन्न होगा। ठीक है, जो बीपीएससी ट्री हुआ था 1.0 ठीक है उससे ये क्या होगा, अलग होगा। यही नहीं कि आप वही ले जा करके क्या करेंगे, दिखा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त के रूप में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करेंगे, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जब आपको बुलाया जाएगा तो काउंसलिंग में क्या करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आप अपना फोटो कॉपी करा के लेके जाएंगे ठीक है तो वो मान्य नहीं होगा। समझ में आया। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक बात और कहा गया है। ठीक है, कोई नया प्रमाण पत्र अगर आपको अपलोड करके पुनः डाउनलोड कर जमा करने की अगर ऐसी है तो आपको प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही ऐसे अभ्यर्थियों को किया जाएगा, यानी कि आपको उससे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों के द्वारा स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, आप अदर स्टेट से हैं ठीक है या कहीं और से हैं ठीक है तो आप जो है अपने यहाँ डॉक्टर से प्रमाणित करके या किसी और से प्रमाणित कर लें, चाहे एसडीएम से, तहसीलदार से, किसी से भी प्रमाणित कर लें, लेकिन वो मान्य नहीं होगा। वो क्या कह रहा है बीपीएससी, हम अपने प्रशासनिक विभाग के द्वारा क्या कराएंगे, उसकी जांच करवाएंगे। सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थी की दिव्यांगजना की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आईजीआईएमएस और एम्स से कराई जाएगी, चाहे वह दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित किए जाते हैं। कहने का मतलब वो लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर वो दिव्यांगजन का उसके पास सर्टिफिकेट है या कुछ है, अगर वही अपलोड किया तो उसकी जांच करवाई जाएगी। ठीक है, ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। ठीक है, कुछ लोग जो दिव्यांगजन होते हैं ठीक है उनको क्या किया गया है, अतिरिक्त समय भी दिया गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है उनके दिव्यांगजना ठीक है अगर उनकी विकलांगता दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने पर भी ठीक है एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में भी ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी मानते हुए परीक्षा स्वतः रद्द माना जाएगा। परीक्षा फल उसका क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब आपको परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है या परीक्षा से रद्द भी आपका परीक्षा फल रोका भी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अर्हतांक एवं कट ऑफ। ठीक है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या 2774 दिनांक 16/7/2007 पत्र इतना इतना एक अक्टूबर 2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, ठीक है, कितना चाहिए, 40% चाहिए। पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34%, SC/ST के लिए और महिलाओं के लिए, दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए 32% आपको अंक प्राप्त करना जरूरी है। कहने का मतलब जो आपने 120 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन था तो इसको आपका जनरल उम्मीदवारों को 40% चाहिए और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5% चाहिए, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कितना चाहिए, 34%। SC/ST दिव्यांगजन महिला के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना जरूरी है, नहीं तो वो परीक्षा से खुद ही बाहर हो जाएंगी। स्पष्ट है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप इतने से कम पाते हैं तो आपको जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी उससे आपको शामिल नहीं किया जाएगा और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न नहीं रह जाता है, ठीक है। आपको ज्ञात होगा कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है, ठीक है। पहले किसकी भरी जाती है, अनरिजर्व्ड की, ठीक है। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाए। क्या कह रहा है कि अगर चाहे SC/ST हों, OBC हों, अन्य पिछड़ा वर्ग हों, ठीक है, अगर वो जनरल के कट ऑफ को पार करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में ही पहले भरा जाएगा। समझ में आया क्या लिखा है, पहले जनरल कैटेगरी में ही भरा जाएगा उनको। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोट की रिक्ति खाली रह जाएगी, इस कारण उसमें कट ऑफ नहीं हो सकेगी, इसलिए यह NA यानी कि नॉट अप्लीकेबल रहेगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 ही अनारक्षित कोट की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोट के अभ्यर्थी सफल होते हैं तो उसका प्राप्तांक ही क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अनारक्षित कोट की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोट के अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं तो उसका प्राप्तांक ही क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक अंक भी हो सकता है, जो स्पष्टता अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता अंक से क्या होगा, कम होगा। ये भी आपको जानकारी दी जाती है कि उपरोक्त विशेष परिस्थितियों में आरक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हता अंक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद, ठीक है, क्या लिखा है, अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता अंक से कम है, ठीक है। क्या है, अगर आपका 40% से कम है तो आपको क्या है, उससे बाहर खुद ही कर दिया जाएगा। अब मेधा क्रम एवं टाई टीचर के संबंध में क्या किया गया, मान लीजिए दो कैंडिडेट का क्या हो जाता है, उसका मार्क समान हो जाता है, ठीक है, तो इसके संबंध में क्या चर्चा की गई है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा की क्वालिफाइंग होने के कारण इसे प्राप्तांक को छोड़ करके, ठीक है, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स था आपका 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, उसको छोड़ करके शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबोधिक मेधा सूची तैयार की गई है। समझ में आया। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों, ठीक है, फिर वो भी क्या कर दिया जाएगा, आपका 40 छोड़ दिया जाएगा, फिर आपका 80 प्रश्न के प्राप्तांक का उपयोग टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु 1 से 5 के लिए अलग व्यवस्था है। ये तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए टाई ब्रेकर फर्स्ट नहीं रहेगा। समझ में आया। टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में टाई ब्रेकर द्वितीय में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के लिए किया गया है, ठीक है। अगर फिर भी जो है अंक समान रहता है तो फिर जो है इसका लैंग्वेज क्वालिफाइंग वो भी जो था उसका प्राप्तांक लिया जाएगा, परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, जो हिंदी अभ्यर्थी नहीं थे, उर्दू लिए थे, बांग्ला लिए थे, उनके लिए क्या है, पाठ्यक्रम
के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं होने के कारण सभी के लिए समान अवसर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उप कंडिका 5 के तहत न्यूनतम अर्हता नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हतांक 0 घोषित किया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर द्वितीय के रूप में नहीं किया गया है। समझ में आया? टाई ब्रेकर 3-4 के अभ्यर्थियों का उम्र देवनागरी लिपि में वर्णमाला क्रम के अनुसार, ठीक है, यानी कि अभ्यर्थी का उम्र अल्फ़ाबेट के अनुसार से क्या किया जाएगा, उसको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जिसका अक्षर यू से पढ़ता है, ठीक है, टी से पढ़ता है, तो उसको वर्णमाला क्रम में सबसे लास्ट में उधर रखा जाएगा XYZ वालों को। अन्य महत्वपूर्ण क्या है, सिविल अपील्स इसकी संख्या, ठीक है, यहाँ से क्या है NIOS DLED के माध्यम से भी दी गई है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का DLED की मान्यता समाप्त की गई है। ठीक, क्या लिखा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीने का डिप्लोमा DLED की मान्यता समाप्त की गई है। ध्यातव्य है कि बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमानुसार 2023 कंडिका उपकंडिका 26 के तहत यह प्रावधानिक है। प्रावधानिक कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी विशेष उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में NCTE के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए NCTE कोई डिसीजन दे देती है तो उसका अंतिम निर्णय मान्य होगा। ठीक है, इस आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ज्ञापक 11 नियमावली इतना के तहत 10 अप्रैल 2023 संसूचित है। ठीक है, यदि फिर भी किसी इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो फलाफल में परीक्षाफल प्रभावित होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट या ठीक है क्या कोई और भी न्यायालय अगर कोई आदेश दूसरा दे देता है तो उसका फलाफल या परीक्षाफल से क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों BPSC ट्री 2.0 के तहत। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, इसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पे अध्ययन किया। ठीक है, इनकी जो है दोस्तों दिन प्रतिदिन क्या है, कोई ना कोई नया नोटिस आती ही रहती है। ठीक है, आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको वीडियो को खूब शेयर कीजिए। जो भी BPSC ट्री 2.0 में शामिल हुए हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँचाने की कृपा करें। और दोस्तों SB क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके उस पर इसका जो है PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।